हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं प्रीति प्रजापति स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट पर। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने ब्लड के बारे में पढ़ा था बहुत ही डिटेल में, जिसमें बेसिक से जानकारियाँ थी, उनको देखा। उसके बाद में आज हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र के बारे में, जो कि आपका ब्लड से ही रिलेटेड है। परिसंचरण तंत्र में हम पढ़ते हैं ब्लड के बारे में, हार्ट के बारे में, और उसके बाद में आपकी ब्लड वेसल्स, जिनको हिंदी में बोलते हैं रक्त वाहिकाओं के बारे में। तो जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है वो इन्हीं ऑर्गन्स और ऊतक से मिलकर, टिश्यू से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें आपका हार्ट काम करता है, ब्लड काम करता है और ब्लड वेसल्स काम करते हैं। तो ब्लड के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं और आज हम ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद में आपका हार्ट बचेगा कि हार्ट की संरचना क्या है, हार्ट कैसे काम करता है, ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए। स्टार्ट करें। क्या पढ़ेंगे? परिसंचरण तंत्र, जिसको हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। परिसंचरण को आप समझ सकते हैं कि किसी भी चीज का घूमना या फिर आवागमन। क्या बोलेंगे? किसी भी चीज का यानी तरल पदार्थ का घूमना क्या कहलाता है? संचार या फिर परिसंचरण कहलाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे शरीर में तरल पदार्थ का घूमना। ये यहाँ पर मानव रक्त नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे परिसंचरण तंत्र। क्या बोलेंगे? परिसंचरण तंत्र। क्या होता है परिसंचरण तंत्र? तो शरीर में तरल पदार्थ का घूमना, जिसके द्वारा पोषक तत्वों को विभिन्न अंगों तक तथा अपशिष्ट पदार्थों को विभिन्न अंगों से उत्सर्जन अंग तक ले जाया जाता है। मान लिया कोई एक ये उत्सर्जन तंत्र था या उत्सर्जी अंग था। क्या था ये? उत्सर्जी अंग था। उत्सर्जी अंग। और दूसरा आपका एक ऐसा अंग हो गया जहां पर आपका ब्लड है, जैसे कि आपका ये हृदय हो गया। अब यहां से क्या होगा? हृदय में ब्लड है, मान लिया क्या है? ब्लड है। वैसे ब्लड तो पूरे शरीर में है, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं हृदय में ब्लड है, जो कि शुद्ध ब्लड है। ये क्या करेगा? अब हमें जो हमारा बॉडी है, इनको क्या चाहिए? इसमें कोशिकाएं हैं और कोशिकाओं को क्या चाहिए? पोषक तत्व चाहिए। तो ब्लड हमारा क्या करता है? सभी पोषक तत्वों को सभी अंगों तक लेकर के जाता है। क्या करता है? पोषक तत्वों को अंगों तक ले जाता है, और उन सभी अंगों से जो अपशिष्ट पदार्थ बन रहा था वो क्या करेगा? एक ऐसे अंग तक ले जाएगा जहां पर उसका उत्सर्जन किया जा सके, उसको बाहर किया जा सके। तो ब्लड हमारा क्या काम करेगा? पोषक तत्वों को सभी ऑर्गन्स तक लेकर के जाएगा और वहां से अपशिष्ट पदार्थों को वापस कहाँ लेकर के आएगा? जहां भी उत्सर्जी अंग होंगे। जैसे आपका जो यूरिया हो गया, तो यूरिया को कहाँ ले जाएगा? किडनी में, क्योंकि आपका उत्सर्जी अंग जो है आपका किडनी है, जो कि यूरिया को निकाल सकता है। ऐसे ही आपका जो पसीना है, जो मिनरल्स हैं, इनको कहाँ लेकर के जाएगा? श्वेत ग्रंथियों के पास। तो इस तरीके से क्या करता है ब्लड? पोषक तत्वों को सभी अंगों तक ले जाएगा और उन सभी अंगों से जो अपशिष्ट पदार्थ बना हुआ है उसको उत्सर्जी अंग तक लेकर के जाएगा आपका ब्लड। या फिर तरल पदार्थ की बात करें, अगर हम परिसंचरण की बात करते हैं, तो उसमें हम क्या बोलेंगे कि एक ऐसा पदार्थ घूमता रहता है जो कि क्या काम करता है? पोषक तत्वों को अंग तक ले जाता है और अंगों से या ऊतकों से क्या करता है? अपशिष्ट पदार्थों को एक दूसरे अंग तक ले जाता है जहां उनको बाहर निकाला जा सके। तो आगे लिखा हुआ है अपशिष्ट पदार्थों को विभिन्न अंगों से उत्सर्जी अंग तक ले जाया जाता है, यानी ले जाता है कौन? एक ऐसा तरल पदार्थ। और इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? परिसंचरण बोलेंगे। कि क्या करेगा? ये ब्लड को लाएगा और यहाँ से उत्सर्जी पदार्थ को वापस ले जाएगा उत्सर्जी अंग तक, फिर लाएगा, फिर ले जाएगा। यही काम करेगा आपका क्या? तरल पदार्थ। और इसी क्रिया को क्या बोलते हैं हम? परिसंचरण बोलते हैं। अगला है परिसंचरण तंत्र को संवहन तंत्र भी कहते हैं।
क्योंकि यह संवहन का काम कर रहा है, पोषक तत्वों को ले जा रहा है, अपशिष्ट पदार्थों को वापस ले आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक संवहन तंत्र हो जाएगा। इसकी खोज की बात करें कि जो आपका परिसंचरण तंत्र है, इसकी खोज किसने की थी, तब आपका साइंटिस्ट जो है विलियम हार्वे का नाम आता है, जिन्होंने 17वीं शताब्दी में इसकी खोज की थी। इससे पहले लोगों को नहीं पता था कि हमारे शरीर में ब्लड है जो कि क्या काम करता है, संवहन का काम करता है, ऐसा इनको कुछ नहीं पता था। तो ऐसा किसने बताया, विलियम हार्वे जी ने बताया कि आपके शरीर में ब्लड है जो कि 24 घंटे घूमता रहता है और क्या काम करता है, जो आप खाना खा रहे हैं इसमें जो पोषक तत्व हैं इनको सभी अंगों तक पहुंचाता है और वहां से जो अपशिष्ट पदार्थ बन रहे हैं उनको उत्सर्जी अंग तक लेकर के आता है। ये बात किसने बताई थी, तो आप बताएंगे विलियम हार्वे जी ने बताई थी। अगला अगर हम बात करें परिसंचरण तंत्र की अध्ययन की, तो अध्ययन को क्या कहते हैं, जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है इसके अध्ययन को क्या कहेंगे, तब आपका जवाब होना चाहिए एंजियोलॉजी। क्या बोलते हैं, एंजियोलॉजी। आगे बढ़ें, अगला है हमारा टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। जो आपका परिसंचरण तंत्र है इसके प्रकार क्या होते हैं, किस किस तरीके से परिसंचरण तंत्र को देखा जाता है, तो इसमें दो टाइप होते हैं, एक आता है आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा होता है आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको बोलेंगे खुला परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र, क्या बोलेंगे, खुला परिसंचरण तंत्र। इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में रक्त वाहिकाओं की वजह सीधे शरीर में ऊतकों में बहता है, शरीर के ऊतकों में बहता है। इसमें क्या होता है, मान लिया ये कोई बॉडी है, इसमें ब्लड जो है एक शरीर गुहा के माध्यम से बहता है, यहाँ पर कोई क्या होगी, ब्लड नहीं होगी, ये ब्लड वेसल्स नहीं होगी, यहाँ पर कोई भी रक्त वाहिका नहीं पाई जाती है और ब्लड ऐसे ही खुले में घूमता रहता है और यहीं से क्या होगा, सभी ऑर्गन्स या सभी ऊतक अपना पोषक तत्व ग्रहण करते हैं और अपशिष्ट पदार्थों को डायरेक्ट खून में छोड़ देते हैं। ये होता है खुला परिसंचरण तंत्र। कहने का मतलब खुला परिसंचरण तंत्र में कोई भी रक्त वाहिका नहीं होती है, कोई भी नली नहीं होती है। इसमें क्या होता है, इसमें दाब कम होता है। दाब ज्यादा कब होता है, जब एरिया कम होगा। आपने पढ़ा होगा दाब ज्यादा कब लगेगा, जब क्षेत्रफल अधिक होगा। जितना ज्यादा क्षेत्रफल अधिक होगा दाब उतना ही कम होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ कोई ब्लड वेसल्स है नहीं, ब्लड ऐसे ही घूम रहा है, तो यहाँ पर दाब कम लग रहा है। अब कोई ब्लड वेसल्स में अगर ब्लड है तो यहाँ पर क्या होगा, दाब अधिक लगेगा, क्योंकि ये पतली जगह यानी कम जगह में ज्यादा चीज आ रही है तो वहां पर दाब ज्यादा लगेगा। तो जो आपका खुला परिसंचरण तंत्र है यहाँ पर दाब जो है कम लगता है, प्रेशर कम लगता है, या हम कहें यहाँ पर जो आपका ब्लड प्रेशर है इसका मान कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि यहाँ पर एरिया ज्यादा है, क्योंकि आपका जो ब्लड है ये खुले में ऐसे ही घूम रहा है, यहाँ पर कोई रक्त वाहिका नहीं है। अगला है, इसमें रक्त धीमी गति से बहता है। एरिया ज्यादा है तो रक्त जो है धीमी गति से इधर उधर बहता रहता है और यहीं से सभी अंग या सभी ऊतक अपना पोषक तत्व ग्रहण कर लेते हैं और अपना अपशिष्ट पदार्थ डायरेक्ट ब्लड में छोड़ देते हैं। आगे बात करें तो ये जो खुला परिसंचरण तंत्र है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ये कौन कौन से जीवों में पाया जाता है, तब याद रखेंगे आप, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का संघ के प्राणियों में ये पाया जाता है। मोलस्का संघ के प्राणियों में जैसे आपका घोंघा हो गया, क्या बोलेंगे, घोंघा। एक मिनट, तो ये मोलस्का संघ के प्राणी जैसे कि आपका घोंघा, इसमें कैसा परिसंचरण है तब आप बताएंगे। ओपन परिसंचरण तंत्र है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। और आर्थ्रोपोडा जो आपके कीट होते हैं इनमें भी खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो क्या होता है खुला परिसंचरण तंत्र, जिसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं और ब्लड जो है वो खुले में ही शरीर गुहाओं में घूमता रहता है।
और यहीं से पोषक तत्व प्रदान जो आपका ऊतक और अंग है ये यहाँ से पोषक तत्व ग्रहण कर लेते हैं और डायरेक्ट ब्लड में ही आपके जो अपशिष्ट पदार्थ बन रहे हैं वो छोड़ देते हैं। इसके बाद आता है आपका क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको बोलते हैं बंद परिसंचरण तंत्र। बंद परिसंचरण तंत्र। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, रक्त हमेशा रक्त वाहिकाओं में बहता है। इसमें क्या होगा, कोई भी मान लिया ये बॉडी है और इसमें क्या होंगी, ब्लड वेसल्स होंगी, रक्त वाहिकाएं होंगी, तो रक्त इन्हीं में पाया जाता है। कहने का मतलब रक्त वाहिकाओं में अगर ब्लड बह रहा है तो वो है बंद सर्कुलेटरी बंद परिसंचरण तंत्र, और रक्त अगर ऐसे ही रक्त गुहाओं में ऐसे ही घूम रहा है तब वो होगा खुला परिसंचरण तंत्र। तो बंद परिसंचरण में तंत्र में क्या होंगी, रक्त वाहिकाएं पाई जाती हैं और खुले में नहीं पाई जाती हैं। इसमें दाब अधिक होता है और गति तेज होती है, क्योंकि इसमें क्या होंगी, ब्लड वेसल्स होंगी जो कि पतली पतली होंगी, और जब एरिया कम हो गया तो यहाँ पर दाब ज्यादा हो जाएगा, या हम कह सकते हैं यहाँ पर बीपी अधिक होगा। किसकी तुलना में, किसकी तुलना में, तब आप बताएंगे खुला परिसंचरण तंत्र की तुलना में जो ब्लड प्रेशर है इसका मान यहाँ पर ज्यादा होगा। किसमें, बंद परिसंचरण तंत्र में, क्योंकि यहाँ पर ब्लड वेसल्स हैं और इन्हीं में ब्लड बहता है। इसके बाद में किसमें किसमें ये देखा जाता है, तो मनुष्य में, मछली में, पक्षी में, सरीसृप में ये क्या है, आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। इसी में आपका मनुष्य भी आता है। अगला है, यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है। जो आपका बंद परिसंचरण तंत्र है यह भी दो कैटेगरी में इसको भी डिवाइड करते हैं। एक है आपका एकल परिसंचरण तंत्र, सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम। दूसरा है दोहरा परिसंचरण तंत्र, जिसको बोलते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्या है एकल परिसंचरण तंत्र और डबल परिसंचरण तंत्र, इसके बारे में हम जानते हैं। एकल में क्या होता है, सिंगल परिसंचरण तंत्र में क्या है, इसमें रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक जाता है और फिर सीधे हृदय में आता है। कहने का मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि जो आपका रक्त है, ब्लड है, हृदय से एक बार ही गुजरता है, एक बार गुजरता है, एक प्रोसेस में, यानी एक चक्र में क्या होगा, ब्लड हृदय से सिर्फ एक बार ही जाएगा और फिर सभी अंगों में पहुंच जाता है। जैसे ये हृदय हो गया, ये आपका हृदय हो गया, यहाँ से ब्लड क्या हुआ, एक बार गया सभी अंगों में और वहां से वापस इसी में आ गया जो कि अशुद्ध ब्लड था। और जबकि दोहरे परिसंचरण में क्या होगा, हृदय से दो बार ब्लड गुजरेगा। क्या होगा, हृदय से दो बार ब्लड गुजरेगा। जैसे कि मनुष्य का ही ले लेते हैं, इसमें 4 कोष्ठक होते हैं, आप जानते हैं। तो यहाँ से ब्लड, सभी अंगों से ब्लड आया, फिर उसके बाद में यहाँ आया, यहाँ आने के बाद हम पढ़ेंगे, हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे परिसंचरण तंत्र काम करता है। और यहाँ से फिर फेफड़ों में जाता है। कहाँ जाता है, फेफड़ों में, और फेफड़ों में प्यूरिफिकेशन के बाद फिर ब्लड कहाँ आएगा, हार्ट में आता है। उसके बाद हार्ट के बाद फिर से सभी अंगों में जाता है। तो इसको बोलते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र। जहां पर ब्लड हृदय से 2 बार गुजरता है उसको बोलेंगे दोहरा परिसंचरण तंत्र, और जहां पर रक्त जो है हृदय से सिर्फ एक बार गुजरता है उसको बोलते हैं एकल परिसंचरण तंत्र। अगला है, इसमें ऑक्सीजन को प्राप्त करने के लिए रक्त को किसी दूसरे अंग तक जाना नहीं होता है। कहने का मतलब, जैसा कि मनुष्य में क्या होता है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उसमें क्या करेंगे, ब्लड जो है आपका फेफड़े में जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन लेगा और यहाँ से पुनः हृदय में आएगा, फिर हृदय से सभी अंगों में जाता है। लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता है। आगे बढ़े, जैसा कि आप याद रखेंगे एग्जाम्पल में मछली का जो परिसंचरण तंत्र है वो बंद है परंतु एकल है। कैसा है, बंद परिसंचरण तंत्र है परंतु एकल परिसंचरण तंत्र है, ये भी याद रखना है आपको। अगला जो है हमारा नेक्स्ट, दोहरा परिसंचरण तंत्र, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें क्या होता है, रक्त हृदय से 2 बार गुजरता है, अधिक विकसित जीवों में पाया जाता है। कहने का मतलब जो वो आपका
एकल परिसंचरण तंत्र वो कम विकसित जीवों में होता है और ये अधिक विकसित जीवों में होता है, जैसे कि आपका मनुष्य हो गया। डबल परिसंचरण तंत्र इसमें पाया जाता है। हृदय कितनी बार, हृदय से जो ब्लड है आपका 2 बार गुजरता है। अगला है, इसमें रक्त हृदय से फेफड़ों में आता है, ऑक्सीजन ग्रहण कर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़कर फिर हृदय में जाता है। ये प्रोसेस कैसे होता है हम आगे हार्ट में पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे से। अगला है, फिर हृदय से शरीर के अन्य अंगों में जाता है, जैसे कि मनुष्य हो गया, पक्षी हो गया, उभयचर हो गया और सरीसृप। इन सभी में डुअल सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, पक्षी, मनुष्य, उभयचर, सरीसृप। और एकल की बात करें, सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो वो आपका मछली में देखने को मिलता है। आगे बढ़े, अगला है हमारा मानव संचार प्रणाली, या बोल सकते हैं हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। मानव में परिसंचरण कैसे काम करता है, क्या होता है, ये हम समझेंगे। तो इसमें हमें 3 चीजें पढ़नी होती हैं। हमने सबसे पहले ही बताया था, प्रणाली जो है, जो तंत्र है, ये कई ऑर्गन से मिलकर के बना होता है जो कि एक जैसा काम करते हैं। तो परिसंचरण में कौन कौन काम करता है, तो उसमें आपको याद रखना है ब्लड, हृदय और रक्त वाहिकाएं। तो ब्लड के बारे में हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा है पिछली 2 क्लासेस में। अगर वो क्लास आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा, उसके बाद हम सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे रक्त वाहिकाओं के बारे में। इसके बाद जो हमारा बचेगा हार्ट, वो कल की क्लास में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आज? ब्लड वेसल्स के बारे में, रक्त वाहिकाओं के बारे में। तो रक्त वाहिकाएं क्या हैं और किसमें पाई जाती हैं, तो ये आपके बंद परिसंचरण तंत्र में पाई जाती हैं, ये बात याद रखना है। क्या होता है ये? मानव परिसंचरण तंत्र में मुख्य 3 प्रकार की रक्त वाहिकाएं होती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की जो आपकी रक्त वाहिकाएं पाई जाती हैं। एक है आपकी धमनी, जिनको हम बोलते हैं आर्टरी, क्या बोलते हैं? आर्टरीज। और दूसरा है आपकी सिरा, जिसको हम बोलते हैं वेन्स। और आपकी केशिका, जिनको बोलते हैं कैपिलरी। क्या बोलेंगे? कैपिलरी। धमनी, सिराएं, कैपिलरी, ये हमारी 3 प्रकार की कोशिकाएं हैं जो कि मानव के शरीर में पाई जाती हैं। आगे बढ़ें, सॉरी कोशिकाएं नहीं, रक्त वाहिकाएं हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे धमनियों के बारे में, आर्टरीज के बारे में। क्या पढ़ेंगे सबसे पहले? धमनियों के बारे में, आर्टरीज के बारे में। तो ये क्या है? रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों तक लेकर जाती हैं। क्या काम करती हैं? ब्लड को हृदय से विभिन्न अंगों तक लेकर जाती हैं और इनकी दीवारें मोटी होती हैं, ये याद रखेंगे। आपका जो हार्ट है, हार्ट से सभी अंगों तक ब्लड कौन ले जाता है? तब आप बताएंगे धमनियां सभी अंगों तक ब्लड को लेकर के जाती हैं और इनकी जो है दीवारें मोटी होती हैं, किसकी अपेक्षा? तब आप बताएंगे सिरा की अपेक्षा, यानी कि वेन्स की अपेक्षा धमनी की दीवारें मोटी होती हैं। और इसीलिए यहाँ पर क्या होगा? ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा और यहाँ पर ब्लड प्रेशर कम होगा। इसमें बीपी का मान ज्यादा होता है, यानी कि ब्लड प्रेशर आपका यहाँ पर ज्यादा होगा। इसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। जो आपका धमनियां हैं, ये कहते हैं कि ये शुद्ध रक्त अंगों तक लेकर जाती है। शुद्ध का मतलब क्या होगा? जहां पर शुद्ध रक्त का मतलब कहाँ क्या होगा? जहां पर ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में होगी, ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में और कार्बन डाइऑक्साइड कम मात्रा में या बहुत ही कम मात्रा में होगी। ऐसे ही जब हम बात करते हैं अशुद्ध रक्त की, किसकी बात करेंगे? अशुद्ध रक्त की। तो वहां पर क्या होगा? ऑक्सीजन कम होगी और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी। तो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी वो ब्लड कौन लेकर के जाएगा? सिराएं। और कहां से? सभी अंगों से हृदय तक लेकर जाएंगे। जबकि आपका धमनी है जो ऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजन युक्त ब्लड लेकर के जाती है। कहां से? हृदय से सभी अंगों तक। याद रखेंगे। अगला है, इसमें ब्लड लाल दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। ऐसे ही हमारा जो सिराएं हैं, वेन्स हैं, ये क्या काम करती हैं? अशुद्ध रक्त बहता है, कहने का मतलब इनमें अशुद्ध रक्त बहता है जो कि सभी
अंगों से हृदय तक लेकर के जाती हैं। इनको फुफ्फुस शिरा को छोड़कर, एक शिरा का नाम याद रखेंगे, सिर्फ जो आपकी फुफ्फुस शिरा है ये क्या करती है, इसमें आपका ब्लड कैसा होगा, शुद्ध होगा। क्या होगा, शुद्ध ब्लड होगा आपकी फुफ्फुस शिरा में। ऐसे ही फुफ्फुस धमनी में भी अशुद्ध रक्त होगा, यहां पर भी याद रखेंगे, फुफ्फुस धमनी, यहां पर क्या होगा, है तो धमनी लेकिन यहां पर अशुद्ध रक्त होगा। ये कहां से कहां ब्लड लेकर जाती है, कहां से जुड़ी होती है, ये हम बात करेंगे कल की क्लास में। आज सिर्फ इतना याद रखेंगे कि शिराओं में अशुद्ध रक्त होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होता है, और एक ऐसी शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त होता है जिसका नाम है फुफ्फुस शिरा। ऐसे ही आपको धमनियों में भी याद रखना है, सभी धमनियों में शुद्ध रक्त होता है, बस एक धमनी को छोड़कर, जिसको कहते हैं फुफ्फुस धमनी। इसके आगे जो आपकी धमनियां थी इनमें दीवारें कैसी थी, मोटी थी, और शिराएं जो हैं इनमें दीवारें पतली हैं, और बीपी भी यहाँ पर कम होगा, यानी ब्लड प्रेशर भी कम होगा। अगला है रक्त को अंगों से हृदय की ओर ले जाते हैं, ये बात हम बता चुके हैं। और इसके बाद इसमें ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होता है, इसीलिए हल्का नीला दिखाई देता है। जो आप देखते हैं आपके शरीर पर, कहीं जो लोग ज्यादा दुबले होते हैं उनकी वेन्स दिखाई देती हैं और हल्की सी नीले कलर की होती हैं, क्योंकि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मात्रा में होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है केशिकाएं। क्या बोलेंगे, केशिकाएं, ये यहाँ पर है। केशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे हम, कैपिलरीज के बारे में पढ़ेंगे, कैपिलरीज इनके बारे में पढ़ेंगे। तो जो कैपिलरी है मानव शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे कि मानव शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिका कौन सी है, तब आप बताएंगे केशिका, कोशिका नहीं, केशिका याद रखेंगे। अत्यधिक पतली होती है, इसमें से रक्त कोशिकाएं एक पंक्ति में चलती हैं। कहने का मतलब जो केशिकाएं हैं ये बहुत ही पतली होती हैं, और यहाँ पर जो ब्लड है, ब्लड में सेल्स हैं, ये हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। तो जैसे कि आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, इनका एक एक ही कण चल पाता है, इतनी पतली होती हैं, एक एक ही, यानी कि पंक्ति में ये चल पाता है ब्लड। इस तरीके से ब्लड की जो कोशिकाएं हैं वो एक पंक्ति में चल पाएंगी, सिर्फ इतनी ही स्पेस होता है आपकी केशिकाओं में। इतनी पतली केशिकाएं हैं कि इसमें एक एक अणु, या कहें हम एक पंक्ति में इस तरीके से चल पाती हैं। जबकि धमनी और शिराओं में क्या होगा, वो मोटी हैं, तो इसमें क्या होगा, इस तरीके से ब्लड चल रहा होगा, कई अणु एक साथ में। लेकिन केशिकाओं में सिर्फ एक एक ही अणु चल पाता है, या हम कहें एक एक कोशिका ही चल पाती है, इतनी पतली होते हैं। इसके बाद में धमनी और शिराओं को जोड़ने का काम करते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केशिकाओं से 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है जिनको याद रखना है। केशिका जो है मानव शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिका है, और ये क्या काम करती है, धमनी और शिराओं को जोड़ने का काम करती है। यह शरीर के हर अंग और ऊतक तक पोषक तत्वों को पहुंचाती है। कहने का मतलब, मान लिया ये एक धमनी थी, क्या थी, ये एक धमनी थी, इसमें ब्लड बह रहा था, ब्लड कैसा होता है, रेड कलर का, तो ये क्या था, इसमें ब्लड जा रहा था। अब इसके बाद में यहाँ पे कई सारे ऊतक हैं या अंग हैं, हम कहें ब्लड यहाँ तक आना है। अब यही धमनी क्या करेगी, अपने आप को पतली 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 शाखाओं में डिवाइड कर लेगी सभी ऊतकों तक जाने के लिए। अब इन्हीं को हम क्या नाम दे देते हैं, इसी को हम नाम देते हैं केशिका। क्या नाम देंगे, केशिका। क्या बोलेंगे, केशिका। तो जो केशिका है ये हर ऊतक, हर क्या कहें हम, ऑर्गन तक ये पहुंच जाती है। केशिकाएं इतनी पतली हैं कि हर ऊतक तक पहुंच जाती हैं। ऐसे ही यहाँ से पतली पतली फिर से शाखाओं में विभाजित होकर एक नई बना लेगी, एक फिर से नई संरचना, जिसको हम बोलेंगे शिरा। क्या बोलेंगे, शिरा। तो इस तरीके से क्या करती हैं आपकी केशिकाएं, धमनी और शिराओं को जोड़ने का काम करती हैं। और यहाँ पर क्या होगा, ब्लड जो है एक एक मॉलिक्यूल्स में, या हम कहें एक एक कोशिका में बहेगा, इतनी पतली आपकी केशिका है।
और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है, ये आपको याद रखना है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी और अगली क्लास में हम मानव हृदय के बारे में पढ़ने वाले हैं, ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे और कैसे आपका हार्ट काम करता है, संरचना क्या होती है, ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज का कंटेंट कैसे लगा, कैसी लगी आपको आज की क्लास, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।